Welcome to the most awaited event of the year. Siddhivinayak Education Institute presents Gyan Utsav 2025. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंशिका पाठक फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट गोंदिया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो लुईस थे उनने किसको शो किए थे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शो किए थे अपने स्ट्रक्चर में। सिर्फ जो इनर इलेक्ट्रॉन थे उनको शो नहीं किए थे। उसके बाद में उनने ऑक्टेट रूल के बारे में बताए थे। ऑक्टेट रूल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जो रहता है वो 2 इलेक्ट्रॉन में खुश हो जाता है, मतलब वो ऑक्टेट फॉर्म नहीं करता, वो सिर्फ डुप्लेट फॉर्म करता है। और उसके अलावा लुईस ने एक थ्योरी भी दी थी यही ऑक्टेट रूल के बेसिस पे, जिसमें उन्होंने ऑक्टेट रूल के बारे में बताया था। लेकिन जब वो स्ट्रक्चर बनाते गए तो उनको ये चीज़ समझ में आई कि जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम मतलब वो एटम जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो जो सेंट्रल एटम होता है वो ऑक्टेट रूल हमेशा फॉलो करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब या तो उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम कंटेन नहीं करेगा। उसके बाद में उन्होंने कुछ कंडीशंस दी थी और कुछ बातें बताई थी। तो सबसे पहले उनने स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला था कि जो सेंट्रल एटम होता है वो हम कैसे पहचानेंगे। तो सेंट्रल एटम की फर्स्ट कंडीशन आती है कि उसकी जो एटॉमिसिटी रहती है वो सबसे कम रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2SO4 है, तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है और ये जो सल्फर है वो 1 है। मतलब सबसे कम एटॉमिसिटी यहाँ पे किसकी है? सल्फर की। तो यही हमारा क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। इसके बाद में अगर एटम्स के नंबर जो है वो सेम हो जाए तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? तो इसलिए उन्होंने ये बोला था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी उसी को हम सेंट्रल एटम मानेंगे। फॉर एग्जांपल PCl है, तो यहाँ पर Cl भी एक ही है और फॉस्फोरस भी एक ही है, तो सबसे मतलब एटॉमिसिटी तो दोनों की सेम है। अब सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर फॉस्फोरस है, तो इसलिए यही हमारा सेंट्रल एटम होगा। उसके बाद में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके सबसे ज़्यादा होंगे उनको हम एज सेंट्रल एटम चूज करेंगे। तो यहाँ पर एटॉमिसिटी सबसे कम किस किस की है? हाइड्रोजन की और नाइट्रोजन की है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा? नाइट्रोजन में। तो यही हमारा क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। तो ये तो सेंट्रल एटम की बात थी। उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो कॉर्नर एटम के बारे में, जो ऑक्टेट होता है कॉर्नर एटम का वो हमेशा कंप्लीट होता है। मतलब सेंट्रल एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो चलेगा, लेकिन जो कॉर्नर एटम होता है उसका जो ऑक्टेट है वो हमेशा कंप्लीट रहना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बोली थी कि जो हाइड्रोजन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो डुप्लेट ही फॉर्म करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन में ही खुश हो जाता है। तो जो हाइड्रोजन रहेगा वो डुप्लेट फॉर्म करेगा, वो ऑक्टेट फॉर्म नहीं करेगा। उसके बाद में उन्होंने तीसरी चीज़ बताई थी कि जो सेंट्रल एटम रहता है इट ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवेलेंसी। मतलब जो सेंट्रल एटम रहेगा उसकी कोवेलेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा भी एक लिमिट तक होगी। जैसे ऑक्सीजन की कोवेलेंसी होती है 2, कार्बन की होती है 4 और लेकिन नाइट्रोजन जो रहता है वो 4 ही मतलब उसकी कोवेलेंसी जो होती है 4 ही होती है। नाइट्रोजन जो होता है कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ और चीज़ें भी बोली थी, जैसे कि सेंट्रल एटम जो रहेगा उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा उसके पास हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर H3O+ है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन होगा? ऑक्सीजन होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि जो कॉर्नर एटम रहते हैं, कॉर्नर एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल एटम, तो कॉर्नर एटम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो जो कॉर्नर एटम रहते हैं वो उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखें तो NO3-, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? कॉर्नर एटम है। ठीक है। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। वहीं पर अगर सेकंड में देखें तो यहाँ पे SO4 2- दिया है, मतलब
यहाँ पर कॉर्नर एटम कौन सा है, ऑक्सीजन, और सेंटर एटम कौन सा है, सल्फर। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। फिर उसके बाद में उनने कुछ कैलकुलेशंस बताई थी कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कौन कौन सी कैलकुलेशंस मतलब ज़रूरी होती है। तो उसमें से सबसे पहले उन्होंने बोला था कि हम टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज। अगर जैसे कोई भी एटम है या कोई मॉलिक्यूल, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम प्लस करते हैं, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद में ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन की कहानी हो गई। उसके बाद में उन्होंने बोला था बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का सिंपल है, जितनी नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म हो रही होगी उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हमको। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है कहानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले माइनस जो हमने यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकाले, वही क्या होगा, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर हम देखें तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम स्ट्रक्चर बनाने में 2 चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो है उसमें इसको अपन यूज़ कर सकते हैं एज ए लोन पेयर, और सेकेंडली हम इसको यूज़ कर सकते हैं या तो एज ए डबल बॉन्ड या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड। ज़रूरी नहीं कि हर बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही लेंगे, हम उसको एज ए लोन पेयर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम H2O का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, और 2 हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितना हो रहा होगा, 2। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, 2। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नंबर ऑफ बॉन्ड कितनी बनी, 1 इंटू 2। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आएंगे, 2 इंटू 1 मतलब 2। ठीक है, तो अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालें तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो अगर मैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे, तो मुझे टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, मतलब 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, मतलब यही हमारा स्ट्रक्चर होगा। और वैसे भी हाइड्रोजन तो डुप्लेट फॉर्म ही करते हैं, तो यही हमारा स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद में सेकंड में हम देखेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहले हम इसके टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2। तो यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं निकालूँ बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर बॉन्ड कितनी बन रही है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड 1 और इंटू 2 मतलब 2 इंटू 1, ये हमारे बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब मेरे को निकालना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा हमारा वो कैसे आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10। अब हमको स्ट्रक्चर बनाते टाइम ये चीज़ देखना पड़ेगा कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आए इसको हम एज अ लोन पेयर यूज़ करने वाले हैं या फिर एज अ डबल बॉन्ड यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आए थे, 10 आए थे। ठीक है, तो ये आ गया ऑक्सीजन। अब पहले हम इसका ऑक्टेट पूरा कर देते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इसके पास ऑलरेडी 2, यहाँ पे ये बॉन्ड शेयर कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे 1 2 3 4 5 6। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट अभी पूरा हो गया। अब आती है बात इस वाले ऑक्सीजन के, हमारे पास कितने, अभी हमने इसको 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब हमारे पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे, 4। तो हम वो 4 किसको देंगे, इसको देंगे। इसका ऑक्टेट तो पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम जो है ये लोन पेयर को इधर ट्रांसफर करके यहाँ पे क्या बना सकते हैं,
डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ये ऑक्सीजन, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर थे ये तो बेसिक थे। अब हम थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में जाते हैं। तो यहाँ पर है H3O प्लस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो H3O प्लस है, इससे सबसे पहले हम टोटल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, तो 6 प्लस हाइड्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो प्लस 3। मैंने बताई थी कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम क्या करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज है 1, तो -1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। उसके बाद में अब हम क्या निकालेंगे, अगर हम मैं बॉन्ड बनाऊं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तो बॉन्ड कितनी बनी है 3, तो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 3 × 2 = 6। ये हमारे क्या हो गए, बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, उसके बाद में अब मैं लोन पर इलेक्ट्रॉन निकालूं, तो लोन पर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने हो गए 2। अब ध्यान से देखना, जो हाइड्रोजन होता है वो तो डुप्लेट ही फॉर्म करता है। अगर मैं यहाँ पर इसको, ये किसी भी हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन वगैरह प्रोवाइड करूंगी तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट फॉर्म करते हैं। तो जो हमारे पास लोन पेयर है उसका हम यूज, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसका हम यूज 2 चीज़ों में करते हैं, या तो लोन पेयर बनाने में या तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। तो अब जो हमारे पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बने, इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, ऑक्सीजन के ऊपर में। ठीक है, और यहाँ पर जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब अगर मैं बात करूँ कि जो लुईस ऑक्टेट थ्योरी थी उसके कुछ लिमिटेशंस भी थे, तो हम सबसे पहला लिमिटेशन देखेंगे कि हाइपोवेलेंट कंडीशन किसको बोलते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी हाइपोवेलेंट कंडीशन के बारे में। हाइपो का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी हो जाना, या फिर कम बोल सकते हैं। तो वही है कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा, कम, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगी, तो वो हाइपोवेलेंट कंडीशन हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे BF3 है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये होगा बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड कितनी बनी, 3 बनी। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करूँ तो ये जो बोरॉन है 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब अभी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है क्या, नहीं, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोवेलेंट कंडीशन। ठीक है, अब मैं दूसरी कंडीशन की बात करती हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरवेलेंट कंडीशन। जैसे कि इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मेरे पास में PCl5 है। ठीक है, यहाँ पे PCl5 है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के समझाती हूँ। यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन कितने हो गए, 5 हो गए। अब यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करूंगी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे पास में 10। हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे ना, और यहाँ पे क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए। तो ये भी ऑक्टेट रूल का एक टाइप का लिमिटेशन हो गया। अब यहाँ पे थर्ड और लास्ट कंडीशन आती है कि अगर जो ऑड इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंट,
अभी ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं समझाती हूँ। अभी हमने हाइपरवैलेंट देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपोवैलेंट देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाते हैं। तो अभी ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रुको मैं इसको ऊपर, अब मैं ऑड इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊँ तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे CnO3 है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, उससे ज़्यादा तो बनाएगा नहीं यहाँ पे भी। और हमने एक कंडीशन देखी थी कि जो कॉर्नर एटम होते हैं उनके क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन ये जो यहाँ पर क्लोरीन है, ये जो यहाँ पे क्लोरीन है, इसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। 2 इसके पास, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे क्या होगा, बच जाएगा, और इसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो आई विश आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसमें थोड़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू।